4 megahertz. CMS Vishwa Voice. Former Indian Air Force officer, squadron leader Tulika Rani was the brand ambassador of the Voter Awareness Generation Systematic Voter Education and Electoral Participation Program of Election Commission of India. The State Higher Education Department appointed Squadron Leader Tulika Rani Ambassador of G20 Summit Meetings of उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी ने 24 माउंटेनरिंग एंड ट्रैकिंग एक्सपेडिशंस भी किए हैं। नेपाल, भूटान, ईरान, अफ्रीका और रशिया पर पर्वतारोहण करके पर्वतों की ऊंचाइयों को जाना है। आप एक अवार्ड विनिंग ऑथर भी हैं और आप इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आज हमारे साथ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के विश्व वॉइस प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी। हम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स, रेडियो कोऑर्डिनेटर्स, प्रिंसिपल्स और सीएमएस मैनेजमेंट की ओर से आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो वेलकम है आपका। आप कुछ कहना चाहेंगी सीएमएस स्टूडियो में आकर कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो तुलिका रानी मैम। जय हिंद, नमस्कार। सीएमएस विश्व वॉइस नाम के कार्यक्रम पर मुझे आज मौका देने के लिए, आपसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा आभार, नमन। और हमारे साथ हैं आज सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड कैंपस की सीनियर प्रिंसिपल डॉक्टर विनीता कामरान। आपका भी बहुत स्वागत है मैम। अच्छा लग रहा है यहाँ कर आकर, बिकॉज आई एम मीटिंग अ ग्रेट पर्सनालिटी, स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी, who is a charismatic leader. She is not only a squadron leader, but she is also a woman of substance. She symbolizes woman power. Really, it is a great opportunity for me to meet her, and I'm sure all our children are going to be inspired by her and motivated by her. थैंक यू सो मच मैम। और तुलिका रानी जी, हम आपसे क्या क्या पूछें, क्या क्या ना पूछें, बहुत कुछ है हमारे पास आपसे बातें करने के लिए, आपसे पूछने के लिए। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा सवाल हमारे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के स्टूडेंट्स के हैं हमारे साथ इस वक्त, जो हम आपसे पूछेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो सीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि सीएमएस जैसे इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं तो ये आपका सौभाग्य है, क्योंकि एक रेपुटेशन ऑलरेडी आपके इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी हुई है और वो रेपुटेशन ऐसे ही नहीं बन गई होगी। एक एक्सेलेंस का रिकॉर्ड रहा होगा आपके टीचर्स का, आपके एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टाफ है उनका, और आपके साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर सीएमएस में, उन लोगों का। तो जैसे कि एक हेरिटेज हमें मिला करती है, चाहे वो देश के लेवल पर मिले, चाहे इंसानियत के लेवल पर मिले, वही हेरिटेज आपके पास ऑलरेडी अपने स्कूल में है, सीएमएस स्कूल में। उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन कीजिए। हैव दैट कॉन्फिडेंस इन सीएमएस, हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, और आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो पोटेंशियल है, उसके लिए आपको पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसा कि मैं कैंपस देख भी रही हूँ, तो पूरी तरह से अपने पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन करते हुए अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए और इंसानियत के लिए एक ऊर्जा पुंज बनने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, एक ऊर्जा पुंज बनेंगे हमारे स्टूडेंट्स। इस वक्त आप जो कि ऊर्जा से भरपूर हैं, हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई हैं, मौजूद हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर भारती गांधी जी का एक संदेश है आपके लिए। सबसे पहले उसे सुनते हैं और फिर जारी करते हैं सवालों का सिलसिला आपसे, क्योंकि G20 के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 20 देशों के लहराते हुए झंडे विकास की कहानी कह रहे हैं, और इन झंडों में अपना प्यारा तिरंगा भी सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। G20 की कुछ प्राथमिकताएं हैं: समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास, नारी सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा से लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्रों में डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना एवं तकनीक सक्षम विकास, कौशल मानचित्रण
संस्कृति और पर्यटन, जलवायु, वित्त पोषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, आपदा जोखिम में कमी तथा अनुकूलन, विकासात्मक सहयोग, आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार। G20 में जो देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। आज हमारे लिए भी बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि छात्रों के कार्यक्रम विश्व वॉइस में आज हमारे साथ G20 की ब्रांड एम्बेसडर, स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी सजीव कार्यक्रम में पधारी हैं। मैं G20 की ब्रांड एम्बेसडर, स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी जी का CMS के सभी छात्रों की ओर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के ये कार्यक्रम विश्व वॉइस बहुत विशेष है, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय जगत। जय हिंद, जय जगत। और रिस्पेक्टेड डॉक्टर भारती गांधी का ये मैसेज था आज के इस कार्यक्रम के लिए, आपके लिए। आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत ही ऊर्जा से परिपूर्ण और आशीर्वाद सहित ये उनका मैसेज था हमारे लिए। तो न केवल मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि उनकी आवाज़ में सुन सकी, उनके उद्गार में सुन सकी और उनका आशीर्वाद महसूस कर सकी, बल्कि मैं सोचती हूँ कि जिसने भी ये शब्द सुने हैं उनके आज बहुत ही ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया होगा। मैम, हम आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा। मैं तो बड़ी दीदी के साथ, हम उन्हें प्यार से बड़ी दीदी कहते हैं, पिछले 33 ईयर से जुड़ी हूँ और आप मान सकते हैं कि वो एक बहुत, शी इज हरसेल्फ लाइक अ गॉडेस दुर्गा ओनली, and the way she started these schools with 5 children and now there are 60,000 students, really it's a tremendous feat. But आज उनके जैसे ही एक महिला जो आज हमारे प्रोग्राम में आई हैं, स्क्वाड्रन लीडर तुलिका मैम, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि बड़ी दीदी यंग एज में बिल्कुल ऐसी ही रही होंगी। काश बड़ी दीदी आज उन्हें देख पाती और उनसे मिल पाती तो वो पक्का रियलाइज करती कि उनकी यंग एज की छवि है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो आज तुलिका रानी जी, आपके लिए बहुत सारे सवाल, स्टूडेंट्स के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज कैंपस 1 के स्टूडेंट अरहान हमारे साथ हैं। Jai Jagat ma'am, I am Arhan Siddiqui from City Montessori School, Aliganj Campus 1. I feel proud as an Indian citizen that the G20 summit is being hosted by us and wanted to know what will be the contribution of the top 20 countries of the world towards the improvement of environmental issues like global warming, climate change, rising sea levels, etc. during this summit. Climate change is a reality nowadays. And it is a very relevant question that you have asked. I'm really glad that children are thinking on these lines today. And G20 has brought a focus again on climate change and the climate action. In the G20 core agenda, India has taken climate action as a very important component. And the contribution that we seek to make is, first of all, highlight the practices of day-to-day life in Indian civilization that have already been in sync with nature, such as worshipping various components of nature. Worshipping is just not a ritual. If you worship a peepal tree, if you worship a Nag Devata, it is not only a ritual, it is a symbol of acknowledging their significance in the entire ecosystem. So that is the message we want to tell the world, that human beings have to live in sync with nature, in harmony with all the natural components that create the entire ecosystem. We do not live in isolation. Second, India, in addition to this philosophy, also is taking concrete actions, such as was taken back in 2015 itself at the evening of the Paris Climate Accord, when the Honorable Indian Prime Minister Shri Narendra Modi
in collaboration with France, had established ISA, International Solar Alliance, and he has spoken about taking advantage of the sun, because sun can give us renewable energy. Sun is a source of energy which is not exhaustible as of now, at least. So that step has already been taken. We are now consolidating upon that. Recently, our Honorable Prime Minister has spoken about LIFE, L-I-F-E, that is lifestyle for environment. And through that, we are not only making policies at the government level, we are also talking of Jana Bhagidari. We are also talking of taking along everybody, creating awareness about climate change, climate action, climate resilience, and also changes in the behavior. That's very important. In addition to policies, it's important to implement them by behavioral changes in day-to-day life. So herein comes the role of you children, that you can first of all remain fit because you are a human resource for this country and for humanity. Second, we can reduce our carbon emission. Third, we can also reduce our plastic consumption, and we can contribute in creating a sustainable environment by at least having one sapling, one flower in our homes. अभी अभी एक और खबर आई है सुबह की, भूकंप एक बार फिर आया है। तो ये जो भूकंप बार बार आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अर्थक्वेक्स क्या कहेंगे आप? ये वैसे तो अर्थक्वेक्स, भूकंप जो है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो अगर हमने प्लेट्स के, टेक्टोनिक प्लेट्स के विषय में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो हम जानेंगे कि वो प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं, जैसे कि इस यूनिवर्स में हर एलिमेंट और हर कंपोनेंट मूव कर रहा है। लेकिन कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से ये सारे मूवमेंट्स कुछ एक्सेलरेटेड हो जाते हैं, और इस वजह से बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है इन अर्थक्वेक्स की, और उसकी वजह से लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होता है, लॉस ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो वो एक खतरनाक सिचुएशन है इंसानियत के लिए, और इसीलिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि वो डेवलपमेंट जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करके किया जाए, वो इंसान के खुद के लिए भी सही नहीं है। और इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे जोन्स बनाए जाएं जो कि भूकंप से हम इंगित कर सकें कि ये जो है बहुत सारे भूकंप प्रोन जोन्स हैं, वहाँ पे हम अपना हैबिटेशन भी उसी हिसाब से रखें, और हम इसके कुछ कंक्रीट तरीके ले सकें कि पब्लिक में अवेयरनेस भी हो इसके बारे में कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं तो उसके समय पे उनको क्या एक्शंस लेने हैं, या फिर जब भी हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाएं तो उन जोन्स की सेंसिटिविटी को ध्यान में रख के बनाएं। इसके साथ एक और बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि हिमालय, क्योंकि हिमालय एक बहुत यंग माउंटेन रेंज है और वहाँ पे सीज्मिक एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं, तो हमें हिमालय में जो डेवलपमेंट करना है, सरकार की कोशिश है कि वो डेवलपमेंट उस इकोसिस्टम को ध्यान में रख के किया जा सके, और इसके लिए हम कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि हम हिमालय को मैपिंग कर सकें और उसके हिसाब से ही वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाई जा सकें। साथ ही इकोनॉमिक लेवल पर, क्योंकि डेवलपमेंट तो हमारी हिमालयन कम्युनिटीज़ को भी चाहिए, तो जब हम रोड्स बनाएंगे या हम उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उन तक पहुँचाएंगे, तो कोशिश है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हों जो कि उनके वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ ही मिली जुली हों। इसीलिए हम एक होम स्टे का कॉन्सेप्ट सरकार लेके आ रही है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जब हम वहाँ बढ़ाएं तो होम स्टेज के द्वारा बढ़ाएं, ताकि बहुत ज़्यादा इरेगुलर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना होने पाए। तो इस तरह से जब हम डेवलपमेंट को एनवायरमेंटल कंसर्न्स के साथ जोड़ कर देखेंगे तो शायद ये समस्याएं थोड़ी कम आएंगी। डॉक्टर विनीता कामरान मैम हमारे साथ हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के कैंपसेस में एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को बहुत कुछ बताया जाता है, एजुकेट किया जाता है। एक टीम है, एक क्लब है, एक ग्रुप है जो एनवायरनमेंट पे काम करता है, और इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे आप। पहले तो मैं स्क्वाड्रन लीडर तुलिका जी का बहुत धन्यवाद करूंगी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। उनकी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी, उन्होंने बच्चों को सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स बताया। इसमें कोई शक की बात नहीं कि बच्चे ही सबसे बड़ी ह्यूमन कैपिटल है। इसमें ही हमको फ्यूचर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड कि G20 समिट हमारे देश को इसकी बागडोर मिली है, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स स्क्वाड्रन लीडर तुलिका मैम जैसे हैं। काश हर बच्चा इनसे मिल पाए, काश हर बच्चा इनको देख पाए और इनसे मोटिवेशन ले पाए। और हम लोग भी काफ़ी कुछ करते हैं स्कूल्स में, बिकॉज गांधी जी हमेशा कहते हैं कि चिल्ड्रन कैन ओनली चेंज द वर्ल्ड।
इवन वन चाइल्ड कैन चेंज अ वर्ल्ड। तो हम बच्चों को बहुत जागरूकता दे रहे हैं। हमारे यहाँ वैसे भी बहुत काम होता है नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ। वी आर वर्किंग विद विप्रो ऑल्सो, वी आर वर्किंग विद अदर NGOs एंड एजेंसीज ऑल्सो। पर हमारे इस समय तो हम लोग G20 को ही मेन बेस बनाकर कर रहे हैं। बहुत डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं हमारे यहाँ, इस पे स्लोगन कॉम्पिटिशन्स, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, तो बहुत कुछ हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस समय। आवर चिल्ड्रन आर ब्रीदिंग G20, दे आर लिविंग विद G20 एंड दे आर ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट G20, सो दे आर बिकमिंग अ वेरी कॉन्शियस and responsible human capital. G20, and now G20 is having one more question, one more query from one student of City Montessori School. Electric vehicles are the future. What will happen when electric vehicles will be available easily in the market? So let us go to Aliganj Campus 1 again. Jai Jagat. I am Arhan Siddiqui from City Montessori School, Aliganj Campus 1. Ma'am, I was wondering since a long time that we are encouraged to use electric vehicles as they leave minimal carbon footprint. But at the same time, they use lithium-based batteries whose mining is a very harmful process. So ma'am, can you please explain whether the usage of these vehicles will actually be beneficial for the environment and how? जी, बहुत relevant question and I'm really happy that children are talking of the pros and cons of the government's policies here. So wonderful कि आपने ये पूछा कि इसके pros and cons क्या होंगे, इसके फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, क्योंकि जब आप खुद कन्विंस्ड होते हैं किसी पॉलिसी की सफलता पर या उसकी सिग्निफिकेंस पर, तभी आप उसे इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर सकेंगे। तो ये कन्विक्शन ज़रूरी है और उस कन्विक्शन के लिए प्रश्न आना ज़रूरी है। तो वहाँ अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, हाँ, सरकार की एक पॉलिसी चल रही है फेम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और जिसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अभिन्न हिस्सा बन जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम प्रोपेल कर सकें। तो जहाँ तक बात है कि आपने कहा लिथियम बैटरीज उसमें लगती हैं और उसमें माइनिंग होती है, और माइनिंग एक अपने आप में एक डिसएडवांटेजियस प्रपोजिशन है नेचर के अगेंस्ट। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, मिनरल्स की ज़रूरत तो आपको डेवलपमेंट के लिए है ही, और दुनिया की जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, करीब 45%, 45% economic activities are based on minerals. So we cannot say that we can altogether stop mining. लेकिन बात फिर वहीं आती है कि विकास और एनवायरनमेंट को अगर हम साथ जोड़कर देख सकें और साइंटिफिक और सस्टेनेबल माइनिंग कर सकें, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर अभी आप देखें कि नेशनल मिनरल पॉलिसी आई थी 2019 में, जिसमें कि इनिशियल सेंटेंसेस में ही सरकार ने कहा कि मिनरल्स जो हैं वो हमारे इनहेरिटेड शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, और इसीलिए हम उसमें कॉन्सेप्ट लाना चाहेंगे इंटरजेनरेशनल इक्विटी का, कि जितनी जनरेशन आज की उसको यूज कर रही है उतनी ही नेक्स्ट जनरेशन भी यूज कर पाए। तो साइंटिफिक माइनिंग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सस्टेनेबल माइनिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट माइनिंग डेवलपमेंट संभव नहीं है, एंड विदाउट डेवलपमेंट आई सपोज ह्यूमन सोसाइटी कैन नॉट लिव। तो सिर्फ वही है कि ऐसा विकास जो कि हमारे सोशल और इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए किया जाए। दिक्कत तब आती है जब आप इरेगुलर माइनिंग करते हैं, अनसाइंटिफिक माइनिंग करते हैं, अनरेगुलेटेड करते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत है। और इसीलिए ये हम नेशनल लेवल पर भी कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश के लेवल पर भी, और इंटरनेशनल लेवल पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग हम कोऑर्डिनेटेड तरीके से करें, रेगुलेटेड तरीके से करें, ताकि उसका हम एक डेटा रख सकें और उस पर एक हम टैप रख सकें कि कितना कर लिया, कितने पर रोक लगा देनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जहां तक बात, लगता है कि एडवांटेजेस ही होंगे, क्योंकि उसमें आप अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिए, कोई भी चीज कितनी फायदेमंद है और कितनी नुकसानदायक है, उसके लिए आपको कॉस्ट कितनी लग रही है उसकी, और उससे फायदा कितना मिल रहा है, इसका एनालिसिस करके देखने की जरूरत है। तो अगर आपकी कम कॉस्ट में ज्यादा फायदे आ रहे हैं कंपैरेटिवली, तो आपको वो चीज अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि आज जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, कार्बन और फॉसिल फ्यूल, उससे एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान है बनिस्बत की लिथियम आयन बैटरी के लिए मिनरल्स का दोहन करने से।
तो आप लार्जर पिक्चर देखने की बात कीजिए, और इसीलिए सरकार आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज्यादा प्रोपेल कर रही है। अब हम एक बार फिर डॉक्टर विनीता कामरान मैम की ओर चलते हैं। और मैम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत कुछ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हो रहा है, हमारे लिसनर्स को कुछ ब्रीफ करेंगे आप? पहले तो मैं मैम की बात पे बताना चाहूँगी। मैम ने जो बात बताई कि हमें लार्जर पिक्चर देखना, दैट्स वंडरफुल, वी हैव टू सी टू दैट। पर कई बार मैं अपने आप से बात करती हूँ और माइक्रो लेवल पर सोचती हूँ, जैसे कि माई स्कूल वी हैव गॉट 9,000 स्टूडेंट्स, here 3,000 students are bringing scooties, or some are even bringing motorbikes, whereas at our times we used to go by bicycles. So if we start from very young, to train them that how they can remain fit, how they can remain fine with their health also if they come on bicycles. Same way we've seen other countries also, their parents are using carpools. No parent will bring for a single child, big car is coming, or a driver is coming. So I have seen carpools in foreign countries, in Japan, and many developed countries, they are going on bicycles, they are using carpools, and they are saving lots of natural resources. So why not a person, wherever that person is, of course macro level we have to see, government policies we have to see, but at the micro level, how that one person can work towards the sustainable development, how that person can save the resources. So same in school also, we have done many things our children are learning. They will never waste food now, never. We have a drive for this. We have different cabinets where the food which is fine, which is right, which can be eaten by others, we send them to the orphanages. Then their own clothes, which otherwise, we tell them that if you are buying one cloth, you should donate one cloth. So that way they buy also less, because then they say how we can donate. So if you buy one, you donate one, then they buy less, but then they donate also. And for sustainable development, we are water resource, water conservation. We are doing many things. Every child now is very conscious that they will always close the tap. The light will be off. There are monitors. So in a way, we are making this a habit and a way of life with the students. has correctly pointed out, वही बात जो behavioral change की हम कर रहे थे, कि लाइफ जो हमारा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिसी चलाई है, उसमें यही बात एग्जैक्टली कही गई है जो अभी मैम ने भी कही, कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में रिड्यूस्ड कंजम्पशन करें नेचुरल रिसोर्सेज का, और सस्टेनेबल कंजम्पशन करें, ताकि उनका सस्टेनेबल प्रोडक्शन भी हो सके। तो जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज का दोहन होगा, इसलिए हम डिमांड को भी बहुत सोच समझ कर ही जनरेट करें। तो मैम की बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अब एक और सही सवाल हमारे साथ है, जिसे सुनने के लिए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज कैंपस 2 हम चलते हैं। I, Alankrita Yadav from class 8, CMS Aliganj 2, would like to ask you a question. How can G20 summit help in achieving sustainable development? जी, पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो डेवलपमेंट तो ठीक है, डेवलपमेंट अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि आगे के लिए क्या बचा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ यही है कि आज की जनरेशन ये सोचे कि जिस प्रकृति को, जिस धरती को हमने इनहेरिटेंस में पाया था, उसको हम आगे की जनरेशन्स के लिए कितना छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ एक बात और भी पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट तो 90s में आया है वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन भारत में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा से ही रहा है, क्योंकि हमने हमेशा बात की कि प्रकृति को हम अपनी माँ मानते हैं, धरती को हम अपनी माँ मानते हैं, और जिसे आप अपनी माँ मानते हैं तो आप उसका दूध तो पी सकते हैं बड़े होने के लिए, लेकिन उसका दोहन नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट हमें आज अपनी संस्कृति के मूल में जाकर समझने की हर व्यक्ति को आवश्यकता है। और किस तरह G20 के लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा, तो देखिए इसमें एक बड़ा थोड़ा सा डिवाइड है कंट्रीज के बीच में। अगर हम देखें इस समय, एक तरफ हैं डेवलप्ड कंट्रीज जो ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं और प्रकृति का दोहन करके विकसित हो चुके हैं, पोल्यूशन को फैलाने में। क्लाइमेट चेंज जो आज इतने बड़े लेवल पर दिख रहा है, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, कार्बन एमिशंस द्वारा, एनर्जी जनरेशन के द्वारा। और दूसरा एक विश्व का स्तर है डेवलपिंग कंट्रीज का, जो आज भी, जिसमें कि उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स आज बढ़ रही हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी आज आई है। क्योंकि एक दशक रहा बीच में कोलोनाइजेशन वाला, जिसे हम सब जानते हैं
कि कोलोनाइजेशन के द्वारा यूरोपियन कंट्रीज ने एशियन रिसोर्सेज को खींच कर अपने यहाँ पे भर लिया, तो उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गई। तो आज हम जब भी आज कोई बात करेंगे तो उसमें इतिहास में भी थोड़ा सा देख के ही उसके ऊपर बात करेंगे। तो G20 के द्वारा भारत ने जो एक बहुत सशक्त पहल ली है वो है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बनने की, क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ का डिवाइड आज दुनिया के बीच में है। ये डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें भारत भी आता है, जिसमें एशियन कंट्रीज आते हैं, जिसमें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज हैं। आज हमारी समस्याएं दूसरी हैं। हमारे पास पॉपुलेशन है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ है। हमारी पॉपुलेशन राइज पर है। हमारे पॉपुलेशन के पास आज थोड़ा पैसा आया है, परचेजिंग पावर आई है, तो आज हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ रही है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है। सो वी have all those requirements, but we are suffering because of the developed countries what they have already done. तो इस लड़ाई में न पड़ के जो भारत कर रहा है सशक्त रूप से, वो ये कि कोऑर्डिनेशन की बात की जाए, कोलैबोरेशन की बात की जाए, कलेक्टिव एक्शन की बात की जाए और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात की जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल रूप से नहीं बल्कि इक्विटेबल रूप से लाने की बात की जा रही है। जब हम इक्विटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहते हैं तो ये कहा जाता है कि जितना आपने एक्सट्रैक्ट किया है उतना आप पे कीजिए, और ये जान के कीजिए कि जितना भी क्लाइमेट चेंज जैसे आज हो रहा है तो इंडिविजुअल किसी कंट्री पर उसका इफेक्ट नहीं होगा, उसका इफेक्ट इनफैक्ट पुअर कंट्रीज पे आज ज्यादा होगा, क्योंकि उनके पास क्लाइमेट रेजिलियंस होने के लिए मीन्स ही नहीं है। तो भारत आज बात कर रहा है कि थोड़ा सा हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज से, हमें फंडिंग चाहिए जो कि आपके पास है, एंड वी डिजर्व टू हैव इट, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमारे से ही आप तक गई थी। और आज भारत इसकी बात कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। देखिए बहुत सारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिफाइंड हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है नो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा उसमें है जेंडर इक्वालिटी, उसके बाद आपकी क्लीन ड्रिंकिंग सैनिटेशन आ जाती है, उसके बाद आपके पास एक एनर्जी आ जाती है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, देन यू हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ डिसेंट वर्क इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8, देन यू टॉक अबाउट इंडस्ट्री इनोवेशन, and thereafter you talk about sustainable cities, reduced consumption and climate action, life on the land, life on the water, peace and justice and collaborative institutions, partnership for the goals. So these are 17 sustainable development goals. Now there is nothing in the human existence that has been left out of this ambit. तो अगर हम बात करते हैं equality की, reduced inequalities is also sustainable development goal number 10. तो अगर इनइक्वालिटी कम करनी है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, तो कोलैबोरेशन तो होना पड़ेगा। तो उसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर ऑफ फंडिंग भी होनी पड़ेगी, और इसकी बात आज भारत कह रहा है। G20 में ये एक जो इनइक्वल डेवलपमेंट को काउंटर करना है, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जिसका कि नंबर 1 हमने रखा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट सभी का होना चाहिए, चाहे वो नॉर्थ की कंट्रीज हों, साउथ के, चाहे वो अर्बन एरियाज हों या रूरल एरियाज हों, चाहे वो हिली एरियाज हों या कोस्टल एरियाज हों, चाहे वो कोस्टल कंट्रीज हों या फिर वो कनाडा, अमेरिका, लैटिन अमेरिका जैसे कंट्रीज हों। सो दिस इज द मैसेज दैट इंडिया इज गिविंग वेरी स्ट्रांगली। डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास। So we are running one parallel discussion also with Dr. Vinita Kamran, since ma'am is there, world unity की हम बात करते हैं, और जब तक सारी दुनिया एक नहीं हो जाएगी, सारी दुनिया की समस्याएं खत्म नहीं हो सकती। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, इस पर हमारी संस्था ने बहुत काम किया है। आदरणीय गांधी जी ने इस पर आई थिंक शुरू से ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, the day he perhaps made these schools, that was also with the feeling that we want that the world should be united, the world should become one, because India का motto ही है कि वसुधैव कुटुंबकम, और इसी बात पर उन्होंने, क्योंकि हम लोग जब मिलते हैं तो जय हिंद तो कहते हैं, लेकिन जय जगत हम पहले कहते हैं, because we want hail to the world, glory to the whole world,
और इसमें हम लोग बहुत कई सम्मेलन होते हैं हार्मनी पर, यूनिटी पर, एंड आई थिंक होल वर्ल्ड इज अवेयर that we are doing international conference on chief justices also, because our children sometimes feel that these justices can now only bring a change, can do something, you know, very logical and very rational, where they say that where our other leaders have failed, but these people can definitely do it. And whatever we do, whatever we strive to do, whatever, you know, we make them holistic personalities so that they usher an era of world peace and they can bring unity. And unity starts with your family, we tell them. It starts from your home. There is a scheme in teacher guardian scheme in CMS where a teacher visits the homes. We visit the homes. We see where family discord is not there. CMS literature is on role and goal of education, on family education. We say that CMS is a big, large family. So from family we move to the city, from city we move to the state, and from state we can move to various nations and one world. So this is the education, kind of education which we are giving to the students. Of course it is important for us that a child get good marks, but if child is not a good human being, so that means he's just going to destroy whatever science he has learned. He's going to, you know, be a very negative person if he doesn't use science or anything, you know, for the right cause. So we want to make them basically very good human beings. Industries makes big things. Industries make big aeroplanes, they are making things. But for schools, Dr. Gandhi is making a man, making a child who will tomorrow bring unity and peace to the world. Definitely we congratulate you and Dr. Gandhi and CMS, all CMS, that you are making द गुड ह्यूमन बीइंग. आज हमारे साथ स्टूडियो में तुलिका रानी मैम हैं, और जो हमारे ह्यूमन बीइंग बनाने का प्रोसेस, इसमें बहुत सारी इनपुट्स आज हम तुलिका रानी मैम से लेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, और इस मौके को जाने नहीं देंगे. सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज कैंपस 2 अगेन इज विद अस, एंड लेट अस सी क्या सवाल है अगला. I, Amrita Tiwari, of Class 8th, CMS Aliganj Campus 2, would like to ask you a question. How can Uttar Pradesh benefit from this G20 summit, especially Lucknow? What opportunities would open up for common man after the summit? Yes, ma'am. जी, जैसे अभी हमने देखा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी लखनऊ में ही, और उसमें तकरीबन 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए हैं हमारे प्रदेश के पास में. तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जब यहाँ होगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ग्रोथ, कितना डेवलपमेंट आएगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमारा फोकस रहेगा. और इस पूरे इन्वेस्टमेंट का, जिसमें कि 19,000 के करीब MOUs साइन हुए हैं पूरे विश्व के इंडस्ट्रियल लीडर्स के साथ में. तो जैसा हमने कहा कि हमारे प्रदेश में पोटेंशियल बहुत है, देश में, प्रदेश में. पहली बात तो ये कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत है. अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश पूरे देश का 7.3% क्षेत्रफल रखता है. यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 16.5% जनसंख्या हमारे देश की हमारे प्रदेश में है. हमारे पास नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत सारी, और सरयू है, ताप्ती है. तो कई सारी नदियां हैं, और नदियों पर हम जानते हैं कि सिविलाइजेशन शुरू से नदियों पे ही बना है. उनकी इकोनॉमिक वैल्यू, उनकी कल्चरल वैल्यू, उनकी सोशल वैल्यूज को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. आवागमन में भी उनका रहता है बहुत इंपॉर्टेंस, और साथ ही जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, क्योंकि नदियों के अंदर भी एक मैरीन लाइफ भी हुआ करती है. तो इसके साथ साथ हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं. अगर आप ललितपुर की बात करें वहाँ पे आपको खनिज मिल जाएंगे, या फिर आप सोनभद्र की बात करें वहाँ आपको खनिज मिलेंगे. तो आप अपने प्रदेश का पूरा एक्सटेंट अगर देखेंगे तो सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक, और इधर शामली से लेकर बलिया तक, और उधर ऊपर लखीमपुर खीरी से लेकर ललितपुर तक का जो पूरा प्रदेश है, ये बहुत ही नेचुरल रिसोर्स रिच है, ह्यूमन रिसोर्स रिच है. और हमारी जो सबसे खास बात है वो है कि हमारे जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा बनता है जो कि उसकी खासियत है स्पेशली. और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट. तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि वहाँ की खासियत है, उसको हम उभारना चाहते हैं, उसको हम ग्लोबल मार्केट तक ले जाना चाहते हैं, शोकेस करना चाहते हैं, और यही काम किया भी जा रहा है. अब देखिए कि उत्तर प्रदेश को G20 में 11 समिट्स दी गई हैं,
और 4 मुख्य शहर हैं जिनमें ये समिट्स भी होंगी, जिसमें कि लखनऊ है, आगरा है, गौतम बुद्ध नगर है और बनारस है। तो आप खुद इन शहरों के ही विषय में अगर सोचें तो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी इनकी बहुत है। काशी, बनारस, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ माना जाता है पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन में, वहाँ के घाट हैं, वहाँ की गंगा है, तो कल्चरल सिग्निफिकेंस तो है ही। हमारा जनमानस जुड़ा है उस जगह से वो। और दूसरा, अगर आप बात करें इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो ब्रिज की होली हुई, जैसे आगरा में आपका आर्किटेक्चर बहुत ही सुदृढ़ है, और साथ ही गौतम बुद्ध नगर की अगर आप बात करें तो थोड़ा सा वो दिल्ली के पास में है, इंडस्ट्रियल एरिया बन जाता है, और लखनऊ तो ऑब्वियसली कैपिटल है ही हमारी। सो हिस्टोरिकली, कल्चरली इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इतना सब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है G20 के तहत। तो जितनी भी ये देशों के प्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं, हम उनके सामने 2-3 चीज़ें रखना चाहते हैं। पहली है हमारे जो पोटेंशियल है वो, क्योंकि कोई भी आपके यहाँ इन्वेस्ट तब करेगा जब उसको ये विश्वास होगा कि उसके इन्वेस्टमेंट पर उसको रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये हम शोकेस करना चाहते हैं दैट वी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल, और अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा तो डेवलपमेंट होगा ही, साथ में उस पर आपको मल्टीपल रिटर्न्स मिलेंगे। दूसरा ये कि हमारी कल्चर, बिकॉज अभी कोविड के दौरान भी हमने ये देखा कि इंसान सबसे ज़्यादा क्या मिस करता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तो बात है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो सोशल कनेक्शन, उसकी बिलोंगिंगनेस कहाँ से है, उसकी रूट्स कहाँ हैं, इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक नेचुरल कंपोनेंट है। और जैसे पेड़ कभी भी अपनी जड़ों से जुदा रह के बढ़ नहीं सकता और किसी को छाया नहीं दे सकता, किसी का घोंसला उस पर नहीं बन सकता, वैसे ही इंसान, वैसे ही देश को ज़रूरत होती है कि उसकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बनी रहे, बिलोंगिंगनेस बनी रहे। तो वो कल्चरल हमारे यहाँ पे रिचनेस इतनी है कि हम उसको फेस्टिवल्स के द्वारा, अपने कुजीन के द्वारा, अपने भाषाओं के द्वारा ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि भारत में आप वो बिलोंगिंगनेस, इंसान की बिलोंगिंगनेस ढूंढ सकते हैं। क्योंकि भारत सिर्फ भारतीय सिटीजन्स का ही नहीं है, भारत सदैव से सभी का रहा। और उत्तर प्रदेश जैसी जगह जहाँ से कि बुद्धिज़्म भी पैदा हुआ है, तो गौतम बुद्ध और बुद्धिज़्म एक ऐसा इस समय रिलीजन है जो कि बहुत ही सारे देशों में फॉलो किया जाता है। और हम जानते हैं कि काफ़ी सारे विदेशी यहाँ आते हैं, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो बुद्धिज़्म के बहुत सारे सेंटर्स हो हमारे यहाँ पे, और वो फील करते हैं वो कनेक्टेडनेस इस धरती से। तो इस G20 के तहत हम ये सब चीज़ें शोकेस करना चाहते हैं। और जब भी भारत प्रगति करेगा, चाहे आर्थिक रूप से कर रहा हो या सामाजिक या कल्चरल रूप से, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो सदैव ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा। कभी हमने अपने अकेले आइसोलेशन में विकास की बात की ही नहीं। हम ये मानते हैं कि पूरी धरती हमारा घर है, हम ये मानते हैं कि हर इंसान हमारा ही अंग है, हमारा ही भाई बंधु है। तो जब हम आर्थिक प्रगति करेंगे तो पूरे विश्व की आर्थिक प्रगति होगा, ऐसा सुनिश्चित है। और आज के समय में अगर आप देखें तो IMF का प्रेडिक्शन है कि ग्लोबल ट्रेड 5.4% से घटकर 2024 तक 2.4% पे आ जाएगा। तो अगर ग्लोबल ट्रेड घट रहा है, इसका मतलब दुनिया अलग थलग होती जा रही है कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेशन होता जा रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स इफेक्टेड होती जा रही हैं, युद्ध चल रहा है जिसके विषय में हम जानते हैं। तो इतना फ्रेगमेंटेशन लेकर समाज, इंसानी समाज जी नहीं सकता है, और उसका जवाब आज भारत के पास है। उत्तर प्रदेश अपनी कल्चर को दिखाएगा, अपने यहाँ के पोटेंशियल को दिखाएगा, और अपने यहाँ सीख करेगा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट प्लस ह्यूमन इन्वेस्टमेंट भी, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी, और उसके लिए G20 हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा मौका है। और स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी हमारे साथ है स्टूडियो में, डॉक्टर विनीता कामरान मैम भी हमारे साथ हैं, सीनियर प्रिंसिपल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड कैंपस से। मैम, अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। हालांकि हमारे साथ अभी मैम हैं, इनसे भी इस विषय पर बात करेंगे। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने हमेशा ही टेक्नोलॉजी को गले लगाया है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया है, और इस खास तौर पे एजुकेशन के फील्ड में आपका क्या कहना है? हाँ, पहले मैं मैम की बात पे कमेंट करना चाहूँगी, जो उन्होंने बहुत अच्छा बताया। और वाकई उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का दिल है, सेंटर है, तो इट्स द हार्ट ऑफ इंडिया। और उत्तर प्रदेश सच में अब उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है।
मैंने पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ पर हैं और मैंने लोगों की सोच में बहुत चेंज देखा है। और यहाँ के लोग अब जो बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है हमारी वो एक स्ट्रेंथ बनेगी, और वो स्ट्रेंथ बनेगी तो वो टेक्नोलॉजी से ही बनेगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत रोल रहेगा। अब आईटी का भी बहुत विकास हो रहा है। कोविड ने हमको सिखा दिया है कि हमें कैसे रेजिलियंस क्वोशेंट को भी अपने बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, इमोशनल क्वोशेंट के साथ रेजिलियंस क्वोशेंट को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। और कोविड ने हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ सिखा दिया है। कोविड में हमारे हर बच्चे को टेक्नोलॉजी का यूज़ आ गया। हमें तो लगता है हमारा हर बच्चा अब चैम्पियन है। जहाँ पर तक कंप्यूटर की, जहाँ तक आईटी की बात है, दे आर द वॉरियर्स, दे आर द कोविड वॉरियर्स, दे आर द चैम्पियंस, दे आर वेरी रेजिलियंट। और टेक्नोलॉजी पर तो गांधी जी का हमेशा ही बहुत ध्यान रहा है। हमारे यहाँ कितनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो केवल टेक्नोलॉजी को ही लेकर चलती हैं। जैसे हम ही करते हैं तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे सीएमएस कानपुर रोड करता है, सीएमएस चौक में क्वांटा होता है, मैकफेयर किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो कॉन्फ्रेंसेज जो इसी पे की जाती है, बिकॉज टेक्नोलॉजी का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रोल हम चाहते हैं। बिकॉज अ चाइल्ड कैन लर्न बाय प्रैक्टिकल, बाय लेबोरेटरी, by techniques what a child can learn, that child cannot learn by theory. That's why we give lots of importance to our labs, we give lots of importance to technology, and these days we have also started giving importance to the vocational. Our council also, we are affiliated to ICSE board, which gives lots, which feels that there is a lots of potential in technology and vocational courses. So they have also shown us the path, and we are going to use them vocational courses as a part of our technological studies also, as a part of there's new thing which has come up, financial technology. So our children are not only going to be taken literal technology, but they are also going to be very much well versed in financial technology also. So new terms we are using, new terms we are taking, and we want to be not only at par with the world, but we want to lead the world. We are very close to the next question, which is related to financial technology, and let us see what is the next student is asking. I, Arna Shukla of Class 8, City Montessori School, Aliganj Campus 2, would like to ask this question. How can G20 Summit promote digital economy? Yes, ma'am. I think this is very close to financial technology. बिल्कुल Right. डिजिटल टेक्नोलॉजी देखिए आज पूरी दुनिया को जोड़ रही है, तो इमोशनल लेवल पर भी, इकोनॉमिक लेवल पर भी, सोशल लेवल पर भी। और G20 अगेन उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप भारत के कोर एजेंडा को देखें G20 के, तो उसमें पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आज भारत बहुत ही सशक्त रूप से दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बन के खड़ा हुआ है डिजिटल टेक्नोलॉजी के रूप में। तो उसमें हमने सिर्फ अपनी इंडस्ट्रीज को ही टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड की है, बल्कि अपने जनमानस को प्रोवाइड की है, जन जन को प्रोवाइड की है। और एक एग्जाम्पल दुनिया के सामने है कि किस तरह से मोबाइल फोन्स हमारे बहुत सारी पॉपुलेशन के पास इस समय है। तो भारत स्मार्टफोन कंजम्पशन के के मामले में नंबर 1 पे आता है। और साथ ही हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है ऑलरेडी। अगर आप देखें कि जो जैम ट्रिनिटी दी गई थी, जनधन अकाउंट्स की ट्रिनिटी और मोबाइल की और आधार की ट्रिनिटी जो थी, तो जनधन अकाउंट्स खुलवाने के द्वारा वो हर व्यक्ति के पास एक बैंक अकाउंट आ गया, और मोबाइल से वो अकाउंट्स आपके जुड़ गए, तो यानी टेक्नोलॉजी से आपके बैंक अकाउंट्स जुड़ गए इस समय पे। और मोबाइल के द्वारा अब आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। पहली बात, आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स के विषय में पता चल सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक, सेगमेंट स्पेसिफिक स्कीम्स हैं, जैसे महिलाओं के लिए कुछ स्कीम्स हैं जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारी, स्पेशली डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज आज भारत जहां करना चाह रहा है, वो एक हमारा थोड़ा सा अनटैप्ड रिसोर्स है आज के समय में भी, और वो है हमारी महिलाएं। तो महिलाएं कुछ तो प्रोफेशनल फील्ड्स में हैं और विजिबल कंट्रीब्यूशन अपना ऑलरेडी दे रही हैं, लेकिन बहुत सारा एक हमारा सब कैटेगरी है विमेन की, जो कि गांव में रहती हैं, जो कि हमारे ट्राइबल एरियाज में हैं, जो कि हमारे कोस्टल एरियाज में हैं, और जो आज भी पब्लिक स्पेसेस में इतना दिखाई नहीं पड़ती हैं या फिर फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट नहीं है। तो वो महिलाएं, या फिर एजुकेशन उनके पास अभी उतने लेवल की नहीं है कि प्रोफेशनल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन हो। टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत की कोशिश ये है कि उन महिलाओं को भी अपने इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में ले आया जाए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट अगर हुए, हमारे हैंडलूम्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं,
फूड प्रोसेसिंग वाले आइटम्स हैं, वैल्यू एडेड आइटम्स हैं, या फिर अभी हमने बात की थी कि जो लोकल रिसोर्सेज से बनने वाले कुछ खास प्रोडक्ट्स हैं, तो इन सब के प्रोडक्शन में महिलाएं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा निभाती हैं। और अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, देखिए सबसे पहले अगर आपको इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले चाहिए आपको सीड कैपिटल। कोई भी एंटरप्रेन्योर की ये पहली रिक्वायरमेंट है, सीड कैपिटल। तो सीड कैपिटल उसको मिल सकेगी माइक्रो क्रेडिट्स के द्वारा, और उसी लिए जो ये जनधन अकाउंट्स बने थे वहां पे आप स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा भी या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के भी अपना सीड कैपिटल वहां से ले सकते हैं, लोन्स भी ले सकते हैं अब आप माइक्रो क्रेडिट के रूप में। और दूसरी चीज आपको चाहिए टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट के अनुरूप बना सकेंगे, क्योंकि कुछ नॉर्म्स होते हैं जो आपको कंप्लाई करने पड़ते हैं। तो वो वाली जानकारी भी मिलेगी और उसके लिए आपको फाइनेंसिंग भी मिल जाएगी। दूसरा है कि जब प्रोडक्ट्स आपके बन गए तो उसको वैल्यू एडेड कैसे बनाना है कि ऐसा प्रोडक्ट जिसको कि जीआई टैग भी मिल सके। तो जब आप जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग किसी को देते हैं उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है मार्केट में, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही फिर उसकी मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो मोबाइल के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा आज ट्राइबल एरियाज में बैठी हुई महिलाएं भी अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग ग्लोबल लेवल पे कर सकती है। कोई व्यक्ति, कोई महिला अगर आज अचार बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं, कोई टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो उसको भी वो ग्रामीण उद्योग जिसे हम कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं, एमएसएमईज कहते हैं, उसको भी मोबाइल टेक्नोलॉजी के द्वारा आज आप पूरे ग्लोबल लेवल पे मार्केट कर सकते हैं। नाउ दिस इज दी पावर, जो टेक्नोलॉजी की पावर हम अपने बिल्कुल अंडर डेवलप्ड एरियाज में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और G20 अगेन बाय ब्रिंगिंग रिसोर्सेज, बाय ब्रिंगिंग फंडिंग, तो उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा बना सकेंगे। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा हम हर सेगमेंट तक अपनी पॉपुलेशन के पहुंच सकेंगे। G20 एक बहुत बड़ी शेप देने वाला है पूरी दुनिया को, ये तो बात सच है। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आपने बताया, और आई थिंक टुडे देयर इज़ नो वर्ल्ड लेफ्ट विदाउट डिजिटल टेक्नोलॉजी। पर हम जब बच्चों के साथ बात करते हैं तो हम इससे एक कंसेप्ट और आगे जाते हैं, हम उनसे डिजिटल सिटीजनशिप की बात करते हैं। बिकॉज अगर वो टेक्नोलॉजी को मिसयूज करेंगे, बिकॉज बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो इसको डिजिटल सिटीजनशिप ना बनाकर इसको डिजिटल कोकेन बना लेते हैं, तो वो अदरवाइज इट कैन टर्न टू दैट। सो फॉर चिल्ड्रन वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर दैट दे आर यूजिंग इट टू विच एक्सटेंट, है ना। तो हमको हमेशा बहुत इसको देखता रहना पड़ता है, उनको मॉनिटर करना पड़ता है। और हमारे चिल्ड्रन को अगर आप अच्छे से मॉनिटर करिए तो आज हमारे बच्चे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ उनके प्रोग्राम्स बना रहे हैं। तो इसको बच्चों के साथ, क्योंकि मैं बच्चों के लेवल पर ही बात कर रही हूँ, तो बच्चों के साथ इसको मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉनिटर करेंगे तो children can really turn this into something really really blissful. And Indian this software is really known for it. Indian, they all in Bangalore and everywhere, it is really really known for it. And our small children in schools also, 11th and 12th, some students have patents also, some students have worked with the big scientists and they value them a lot. In one of the Gomti Nagar students, who met the Chief Minister also here, because our Chief Minister also is a great leader and he always gives lots of blessings to the children whenever they do something good. So Gomti Nagar 1 campus, there was a child who had his own patent at such a young age, I think he's in class 7. So this is the way, with digital technology, how children can go ahead if it is used in the proper sense. बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी माउंटेनियर भी हैं। मैम, कुछ कहना चाहती हैं आप? जी, इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी के ही यूज के बारे में एक और बात ऐड करना चाह रहे थे कि जो किसान हैं, क्योंकि आज के समय में फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उससे एग्रीकल्चर पर एडवर्स इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, तो हमें ये भी ज़रूरत पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी को हम अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में भी यूटिलाइज कर सके, और उसकी पहल भी भारत की सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है। हमारे किसान विकास केंद्र ऑलरेडी बने हुए हैं। आज हमारी उम्मीद ये है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ और ड्रोन्स का यूज़ हम कर सकें, ताकि हम सॉइल सैंपल्स वहाँ से कलेक्ट कर सकें, उसको हम देख सकें कि क्रॉप की क्या पैटर्न्स चल रहे हैं, हमारे लैंड यूज़ पैटर्न कैसे हमारे चेंजेस हो रहे हैं। सैटेलाइट्स के द्वारा भी हम लैंड यूज़ पैटर्न्स को आज ट्रेस कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ एग्रीकल्चर के फील्ड में करने के द्वारा आज हमारी ये भी कोशिश है कि फूड सिक्योरिटी का जो इश्यू आज दुनिया के सामने है उसका भी हम जवाब दे सकें। साथ ही
थोड़ा सा अलग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से बहुत नहीं, लेकिन मिलेट को भी मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी क्योंकि बच्चे भी उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और हम चाहेंगे कि जैसे कि भारत के प्रयासों द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया गया है, तो मिलेट्स हमारे देश में उगने वाला है, कोर्स फूड है जिसको कि मोटा अनाज बोलते हैं। और आप सबकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसको अपनी डाइट में थोड़ा सा और इंक्लूड करें, क्योंकि ड्राउट रेसिस्टेंट है, सेमी एरिड एरियाज में उगता है, क्लाइमेट रिजिलियंट है, और ये आगे आने वाले फूड सिक्योरिटी के जो चैलेंज है उसका आंसर है। तो हम जो बिहेवियरल चेंजेस की भी बात करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा बिहेवियरल चेंजेस खान पान में भी हम थोड़ा ऐड कर लें। बिल्कुल। और अब हमारे साथ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इंदिरा नगर कैंपस के स्टूडेंट्स हैं। आप एक माउंटेनियर भी हैं, पहाड़ों की ऊंचाइयां आपने नापी है और पहाड़ों को बड़े करीब से देखा है। हम सब तो सिर्फ फिल्मों में या डॉक्यूमेंट्रीज में पहाड़ों को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन पहाड़ क्या है ये आप जानती हैं। स्टूडेंट हैं हमारे साथ, पूछना चाहते हैं आपसे इसी से रिलेटेड एक सवाल। Jai Jagat ma'am, I am Kavya Shigwal from class 6, CMS Indira campus. Ma'am, as we all know that Mount Everest, the longest peak, is climbed by over 6,000 people, but Mount Kailash is never climbed. Although its height is 2,000 meters less than Everest. Is it because of the spiritual significance? Of course, हमारे लिए देखिए पहाड़ हमेशा से ही हमारे देवी देवताओं का वास रहे हैं। और अगर माउंट एवरेस्ट की बात भी करें तो नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है और चाइना में शोमोलंगमा कहा जाता है। तो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस तो है ही। कैलाश मानसरोवर में हम मानते हैं कि हमारे शिव जी का घर है वो। तो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की वजह से बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं, ना कि सिर्फ कैलाश मानसरोवर, बल्कि कई सारे पहाड़ जैसे कि नंदा देवी भी है उसमें से एक। तो हम अगर चढ़ते भी हैं उन पहाड़ों को तो उनकी चोटी पर पैर नहीं रखा करते। अब ये हमारी आस्था की बात है तो उसमें हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान कभी भी पर्वतों को कॉन्कर नहीं किया करता, कर ही नहीं सकता। पहाड़ जैसी इतनी बड़ी विशाल चीज़, जियोग्राफिकल एंटिटी, मैं अपनी बात अगर बताऊं तो जब भी मैं कोई पहाड़ चढ़ने जाती हूँ, वो एवरेस्ट था या फिर उससे छोटे कोई पहाड़, मैं हमेशा अपने आप को एक बहुत ही सूक्ष्म कण की तरह महसूस करती हूँ, बहुत छोटा बिंदु मात्र। और उसके बाद मुझे सिर्फ उस पहाड़ को देखकर और उसको चढ़ने की लालसा में एक ही बात जहन में आती है कि हिम्मत इंसान की अगर हो तो पहाड़ चढ़े जा सकते हैं। और वो पहाड़ मेरे लिए कोई ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं होते, बल्कि चैलेंजेस होते हैं। इस दुनिया के वो सारे गोल्स हैं जो आप भी अपने जीवन में रख सकते हैं, चाहे वो आपको अपने शिक्षा के क्षेत्र में कोई एग्जाम क्लियर करना हो, या आपको एक पेंटर बनना हो वर्ल्ड रिनाउंड, या फिर आपको लेखक बनना हो, या आपको कोई जर्नलिस्ट बनना हो, या आपको एंकर बनना हो। मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ वाले एंकर हर्ष बाबा जी बैठे हैं। तो इस तरह भी आप जो भी करना चाहें अपने क्षेत्र में, उसे चैलेंजेस की तरह लीजिए और ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता के साथ और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने गोल को आप अप्रोच कीजिए। तो पहाड़ मेरे लिए हमेशा वैसे ही रहे, जितना मैं उन्हें बाहर देखती हूँ उतना ही वो मुझे अंदर झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। मैम, बच्चों को आप पढ़ाती हैं, उनका जीवन बनाती हैं, तो क्या कहेंगे आप मैम के इस विचार पर? मैम ने बहुत अच्छी बात बताई, हमारे स्वाड लीडर तुलिका मैम ने। शी इज रियली अ बिग मोटिवेशनल पर्सन, रियली, एंड आई थिंक चिल्ड्रन कैन टेक ग्रेट मैसेजेस, ग्रेट इंस्पिरेशनल quotes from her, because whatever she says, it looks like a quote only. And she says the mountains are not only outside, it is your inside also. And I think it is more difficult to conquer the inside mountains than the outside, because if you have conquered the mountain inside you, I think you have conquered anything. If you have conquered yourself, you have conquered the whole world. And it is more difficult to conquer yourself than to conquer 1,000 enemies. So you can, if you are able to conquer yourself, you can move the world. You can do anything. And this is a great message given by this most charismatic leader. And now we have next question, which is again connected to mountains. और कुछ और भी है इसमें, आइए सुनते हैं। Myself, Pranjalat Singh of Class 8 of City Montessori School, Indranagar campus. I would like to ask two questions. The first question is that we are moving to EVs, and by 2030, 2 of the 3 houses having vehicles would be EVs.
But what will happen of the countries such as Iraq, Iran, Saudi Arabia, etc., whose economy depend upon oil? And the second question I would like to ask is that nowadays when we go to mountains, we are not able to see the beauty of mountains as people throw the plastic cans and garbages on the mountains. What shall we do? Yes, ma'am. जी, जो कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी फ्यूल पे बेस्ड है, तो आपके पहले क्वेश्चन का जवाब देते हुए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आपको सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ आप मूव करें एक वर्ल्ड लेवल पर, और वो मूवमेंट तो होना निश्चित ही है, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। तो ऐसे कंट्रीज जो कि अभी तक फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी पर रहे हैं, वो ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी का। उन्होंने ऑलरेडी टूरिज्म पर और ट्रैवल इंडस्ट्री पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो इंसान के अंदर, और इंसानों से ही क्योंकि देश बना करते हैं, उनमें एक बहुत खूबसूरत क्वालिटी होती है इनोवेशन की, हमेशा रीएडजस्टमेंट करने की, अपने आप को रीमॉडल करने की, रीशेप करने की। तो वो सारे कंट्रीज ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटी कभी किसी एक चीज पर बेस नहीं हुआ करती। इंसान का दिमाग इतना बड़ा है कि वो रिसोर्सेज खोज लिया करता है, उनके और ज्यादा यूटिलाइजेशन खोज लिया करता है। तो हो सकता है कि आज तक उनकी इकोनॉमी फ्यूल बेस्ड रही हो, लेकिन उनके यहाँ और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि हमने बात की कि टूरिज्म का एक है, कल्चरल। मैं खुद ईरान गई हूँ और मुझे सौभाग्य रहा है कि ईरान में स्थित एशिया के सर्वोच्च ज्वालामुखी माउंट दामावंत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बन सकी। तो मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ के फल बहुत अच्छे होते हैं टेस्ट में, वहाँ का जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, दैट ब्यूटी, आर्किटेक्चरल ब्यूटी इज मार्वेलस। तो उन सब चीज़ों को भी वो शोकेस धीरे धीरे कर रहे हैं दुनिया के सामने और ट्रांजिशन कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपका कि जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो नेचुरल ब्यूटी नहीं दिखती बिकॉज ऑफ द गार्बेज लिटर। तो ये तो बात फिर हमारे ही ऊपर आ जाती है कि ये अवेयरनेस हमें फैलाना बहुत ज़रूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात करें। पहाड़ों में भी जब एज अ टूरिस्ट हम जा रहे हैं या एज अ ट्रैकर या क्लाइंबर जा रहे हैं, तो ऐसी एक्सपीडिशंस भी आजकल होने लगी हैं जो वहाँ ऑलरेडी फैले गार्बेज को भी इकट्ठा करके नीचे लाती हैं माउंट एवरेस्ट से। तो ये बात है जागरूकता की, फिर ये बात है इंडिविजुअल इनिशिएटिव की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और साथ ही गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज की। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? मैं तो बिल्कुल मानूंगी कि हर आदमी को बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और ये चीज़ ईरान में मैंने भी देखी कि एवरी पर्सन टेक्स लॉट्स ऑफ प्राइड इन देयर कंट्री। सो जब आप अपनी कंट्री में प्राइड लेते हैं, आप चाहते हैं आपका कंट्री सबसे खूबसूरत लगे, आप चाहते हैं कि आपका कंट्री जहाँ पर ज़रा सा भी कहीं गार्बेज नज़र ना आए। तो ये वहाँ के लोगों ने मैंने देखा, वहाँ के बड़े बड़े लोग भी, जिस कन्वेंशन हॉल में मुझे बोलना था वहाँ पर एक टॉफ़ी का रैपर पड़ा था, तो द पर्सन हु वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस, ही हिमसेल्फ पिक्ड इट अप and put it in his pocket. There was no, that garbage can was there, so he put it in his pocket so that nobody other person should be able to see it. So this is something very important, and this is what we teach our students also, that they must take pride in their own country and whatever they do. और जैसे मैम ने कहा कि बच्चे किसी भी फील्ड में जाएं, पर जिस भी फील्ड में जाएं वो बेस्ट करें, because any field they can go, they can become a RJ, they can become a DJ, they can even go for films, they can go for photography, anything they can go, but then mediocrity doesn't pay these days. So whatever, you have to go for perfection, excellence pays you. So this is what I want. I really like ma'am's words that whatever you do, you should be best in it. एंड नाउ वी हैव द लास्ट, थोड़ा सा सीरियस सवाल है, माउंटेन के बारे में है, सीरियस है लेकिन सवाल तो सवाल है। Jai Jagat, I am Vani Lakhmani, studying in class 6C from CMS Indranagar. My question is related to mountaineering. That is, I just want to ask that, is mountaineering considered deadly or is it a dangerous job? And if it is, then are there any people that have died while climbing mountains? जी, माउंटेनियरिंग ये अपने आप में एक डेंजरस एक्टिविटी है, लेकिन फिर इस दुनिया में क्या है जो कि डेंजरस नहीं है? खतरा वाला एलिमेंट तो हर काम में है जीवन में, और जीवन खुद ही अपने आप में अनसर्टेन है। तो बात ये नहीं होनी चाहिए कि वो हाँ डेंजर है या नहीं है, बात ये होनी चाहिए कि हमारे भीतर क्या है। तो हमारे भीतर भी तो वो ऊर्जा है, हमारे भीतर भी तो वो ताकत है कि हम खतरों से खेल सकें। जो सैनिक हैं, आप सोचिए कि माउंटेन्स पर तो इंसान माउंटेनियरिंग के लिए तो अपने शौक से जाते हैं, लेकिन जो सैनिक हैं वहाँ वो जिम्मेदारी के द्वारा उसकी भावना को लेकर खड़े हुए हैं, जो सियाचिन में हैं।
मुझे मौका मिला सियाचिन में भी ट्रेनिंग करने का, आर्मी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के साथ जब हम एवरेस्ट पर जा रहे थे, उसकी प्री ट्रेनिंग हुई थी। और मुझे और ये भी मौका मिला कि नाथुला पास पर जाकर, जो कि हमारा इंडिया चाइना बॉर्डर है, वहाँ भी मैं गई थी, क्योंकि मेरी पहली पोस्टिंग इंडिया भूटान बॉर्डर पर थी, दूसरी पोस्टिंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर थी, गुजरात में। तो आप सैनिकों के विषय में अगर सोचें तो खतरा क्या वहाँ नहीं है? आप सोचिए कि जो स्पेस साइंटिस्ट चाहते हैं, क्या खतरा वहाँ नहीं है? अभी हमारा गगनयान भी तो जाने वाला है, उसमें जो पायलट्स जाएंगे, दे आर ऑल्सो टेकिंग इमेंस रिस्क। सो what is important is not the danger in front of you, but what you have within it to conquer that danger and achieve what you have already decided to achieve. इसीलिए हाँ, बहुत लोग हैं जिनकी मृत्यु होती है माउंट एवरेस्ट पर। जब मैं चढ़ रही थी तब मैंने भी देखी थी वो डेड बॉडीज, बट आई सल्यूटेड देम बिकॉज दे डाइड परस्यूइंग व्हाट दे वांटेड टू डू। तो जिंदगी से तो यहाँ से जाना ही है कभी ना कभी, हालांकि जीवन का ना आदि है ना अंत, जैसे कि हमारी भारतीय फिलॉसफी में माना जाता है। तो जो भी आपको समय मिला है इंसानी जीवन के रूप में, कोशिश कीजिए कि विपत्तियों से डर कर नहीं, बल्कि उसे अपनी आत्मा से, अपने जो अंदर आपके भगवान ने कोई टैलेंट दिया है, उसका यूटिलाइजेशन करते हुए जिए। और बाकी जिए तो जिए ऐसे कि फिर याद किए जाएं। उसी में आपको 2-4 लाइनें अपनी ही स्वरचित, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ, तो सुनाना चाहूँगी जी। विपत्तियों के सामने हम वीर कब डटे नहीं, चाहे वो कोविड का समय रहा हो भारत का, या वो ये समय रहा हो कोविड के बाद फिर से रिसर्जेंस का, क्या वो समय रहा हो कि कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे युद्ध हो, चाहे तबाहियां हो, चाहे नेचुरल डिजास्टर्स हो, उसके बाद कैसे इंसान हमेशा उठ खड़ा होता है। विपत्तियों के सामने हम वीर कब डटे नहीं, घायल भले हुए मगर मैदान से हटे नहीं। भर प्रचंड अग्नि अपनी लेखनी तलवार में, क्योंकि राइटर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट और फाइटर्स भी। भर प्रचंड अग्नि अपने लेखनी तलवार में, लड़ते रहे हम अंत तक, थके नहीं रुके नहीं, लेकर के अपने भाल पर उम्मीद विश्व की चले। बहुत अच्छा लगता है जब मुझे आप जय जगत कहते हैं, क्योंकि भारत के पास आज T20 की अध्यक्षता के रूप में भी पूरे विश्व की उम्मीद है। लेकर के अपने भाल पर उम्मीद विश्व की चले, ये बात है विश्वास की, झुके नहीं घटे नहीं, ये बात है विश्वास की, झुके नहीं घटे नहीं। तो विश्वास वो आपका जो आपके अपने अंदर है, विश्वास जो दूसरों का आप में है, विश्वास जो पूरी दुनिया का भारत में है, और उसके कारक आप हैं। इसलिए बात है विश्वास की, झुके नहीं डटे नहीं, खतरे चाहे कितने भी हों। ये विश्वास है जो आज आप हमारे कार्यक्रम में हमारे लिसनर्स को देकर जा रही हैं, हम सब को देकर जा रही हैं। और डॉक्टर विनीता कामरान, रिस्पेक्टेड मैम, हमारे साथ हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी मैम की इस बहुत अच्छी लाइन्स पर? बहुत अच्छा बताया मैम ने, रियली शी इज अ पोएटेस आल्सो, दिस इज ग्रेट, एंड शी हैज रिटन द बुक टू। एंड मैं इसके बाद हर्ष बाबा जी से कहूंगी उनकी बुक का नाम भी बताएं पूरे अच्छे से, ताकि हमारा हर बच्चा इसको, द चाइल्ड शुड हैव इट ऑन द स्टडी टेबल, बिकॉज इट विल बी अ बिग मोटिवेशन फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड एंड फॉर द पेरेंट्स टू। और जो मैम ने बताया बहुत अच्छा बताया, खतरों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, खतरों से रादर जूझना चाहिए। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, बट इट इज द मास्टरी ऑफ फियर। और खतरों से तो आदमी सीखता है, खतरों से बहुत आपको सबक मिलते हैं। हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि लाइफ को फेस्टिवल लेकर चलिए, लाइफ को बिल्कुल मत डरिए, पूरी लाइफ ही आपकी एक फेस्टिवल है। एंड वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। बहुत लंबी जिंदगी और उसमें कुछ काम नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। अगर जिंदगी छोटी भी हो, आप खतरों से खेले, आपने अपने देश के लिए कुछ किया, आपने कुछ ऐसा आविष्कार किया, तो बहुत बड़ी बात है। अगर एडिसन डर जाते तो वो कभी बिजली ना बना पाते, बिकॉज 9,999 टाइम्स ही फेल्ड, but he took the challenge. So his story though is a story of failure, but 10,000 times he was a success. So same मैम ने भी मुझे बताया कि फर्स्ट टाइम वो एवरेस्ट पे नहीं चढ़ पाई थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो चढ़ी बाद में नंबर 2 अटेम्प्ट में, और अकेली चढ़ी, बिल्कुल अकेली, और उन्होंने उस पर विजय पाई। वो उस समय लीडर भी खुद थी और फॉलोअर भी खुद थी, तो कितनी बड़ी उन्होंने इस बात में विजय पाई। और मैं छोटी सी लाइन बोलूँगी, हालांकि मैं पोइटेस नहीं हूँ, मुझे कुछ लिखना नहीं आता, पर मैं बच्चों को मेरी ये 2 लाइनें बहुत पसंद आती हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, पर जो पसीने और खून से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत लाइन्स मैम। हम सभी इतिहास बदलेंगे, और बियॉन्ड दैट वॉल इज अ बुक,
बियॉन्ड दैट वॉल इज अ बुक जो कि कलम से उतरी है रिस्पेक्टेड स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी मैम की, और इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। ये बुक अवेलेबल है सभी जगहों पर। और आज इतना कीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला। चलते चलते एक मैसेज मैं स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी मैम से पहले चाहूँगा और फिर डॉक्टर विनीता कामरान मैम से। जी, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह आज G20 की अध्यक्षता के द्वारा भारत पूरी दुनिया का संबल बना हुआ है, उसी तरह आप भी बनिए। एक इंडिविजुअल, सिर्फ एक इंडिविजुअल ही पैदा नहीं होता है इस दुनिया में। ये जानने की कोशिश कीजिए कि आज आप जो भी कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पूरी दुनिया के हर कण कण पर पड़ रहा है। तो इसीलिए एक मानव जन्म आपको मिला है, तो उसका पूरा यूटिलाइजेशन अपने लिए भी करें और मानवता के लिए भी करें। अपने देश का नाम रोशन करें ऐसे ही, और अपने प्रदेश का, अपनी पूरी इंसानियत का आपके पास परचम है, तो उसका विश्वास बनाए रखें। मैं तो फिर CMS का मिशन ही बोलूंगी। ईच एंड एवरी चाइल्ड, यू नो, शुड बी अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड एंड अ प्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस. So make yourself, children, the pride of the human race, and you should become like Squadron Leader Tulika. Ma'am, I am really such a charismatic leader. I met after years. So she should be your role model, and you should become like her. और अब इतने अच्छे मैसेजेस के बाद इस कार्यक्रम को यहीं पर वाइंड अप करने का वक्त है। श्रोताओं, इस वादे के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी बृहस्पतिवार को, अपने दोस्त हर्ष को दीजिए आज्ञा। जय जगत। जोश न ठंडा होने पाए, ना होने पाए, जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल, जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल, जोश न ठंडा